हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल एस.के. मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोगों ने क्लास 12th के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें हम लोग यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे उनको ऑलरेडी कर चुके हैं, टेस्ट भी दे चुके हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 पृष्ठ रसायन, ओके, या सरफेस केमिस्ट्री। इसके जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको तैयार करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हो सकता है कि आगामी परीक्षा में आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या बढ़ जाए। अभी आपके 5 अच्छे आते हैं, हो सकता है आगामी समय में आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा में इनकी संख्या बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या है, आपको कोर्स अच्छे से पकड़ आपकी होनी चाहिए, कंप्लीट आपको आना चाहिए, तभी आप इनको ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़, पहला प्रश्न है, क्रिस्टलाभ और कोलाइड में क्या अंतर है? आपको पता है कि क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो पार्चमेंट झिल्ली में से आसानी से या तीव्रता से विसरित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, चीनी है, इसका जली विलयन। और ऐसे पदार्थ जो आसानी से पार्चमेंट पेपर से या झिल्ली से या चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? कोलाइड्स कहते हैं। यानी जैसे दूध हो गया, दही, मक्खन, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च आदि। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टलाभ और कोलाइड में जो अंतर है कि चर्मपत्र या पार्चमेंट पेपर से या झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाभ के कणों का आकार जो होता है बहुत कम है और कोलाइड के कणों का आकार इनकी तुलना में अधिक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें जो अंतर है वो क्या है? कोलाइड कणों के आकार में अंतर है, ना कि कणों की प्रकृति, विलेयता और विद्युत प्रकृति। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कोलाइड कणों का आकार लगभग किस रेंज का होता है? ओके, आपको बताना है कि कोलाइड कणों का आकार लगभग किस रेंज में होता है। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 3 प्रकार के यहाँ पे आपको पढ़ाए गए थे आपको विलयन, एक वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन। तो वास्तविक विलयन क्या है? जिनका आकार कोलाइडी कणों से काफ़ी कम होता है, और जो निलंबन है उनका आकार जो होता है कोलाइडी कणों से काफ़ी अधिक होता है, जिनको नंगी आँखों के नग्न आँखों के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। ये वास्तविक विलयन वो होते हैं जिनके कणों का जो विलय के कण होते हैं उसका आकार जो है लगभग 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है, और वो आसानी से चर्मपत्र झिल्ली से विसरित हो जाते हैं। चलिए, तो कोलाइडी कणों का आकार देखिए इसमें किस रेंज का होगा, आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 एंगस्ट्रॉन्ग से 200 एंगस्ट्रॉन्ग। 1 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉन्ग के अगर मध्य है तो वो क्या कहलाएंगे? कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। आपको पता है कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या होते हैं? प्रक्षिप्त प्रावस्था के आकार के होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो उसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं उसकी ये रेंज दी हुई है। इज दैट क्लियर? कोलाइडी विलयन आपको ये भी पता है, कोलाइडी विलयन दो, एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्लस प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। तो उसमें प्रक्षेपण माध्यम आप समझ लीजिएगा, यानी जिस तरह से जो विलायक की जो अवस्था होती है वो प्रक्षेपण माध्यम हो गई, और जो विलय कणों की जो अवस्था होती है वो क्या हो गई? प्रक्षिप्त प्रावस्था हो गई। और प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण क्या होते हैं? इस प्रक्षेपण माध्यम में विसरित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? कोहरा यानी फॉग किस प्रकार का कोलाइडी निकाय या कोलाइडी तंत्र है, ये आपको देखिए बताना है इसमें। तो कोहरा देखिए, गैस, द्रव में गैस
या गैस में द्रव, द्रव में द्रव, गैस में ठोस। देखिए कोहरा जो होगा यानी फॉग वो किस तरह का होगा, गैस में द्रव। आप देखिए पता है आपको कि वायुमंडल में क्या होता है, बहुत सारी गैसीय पदार्थ, गैसीय कण हैं, और इस गैसीय कण में क्या होंगे, जब वायुमंडल में थोड़ी सी नमी होती है यानी मॉइस्चर होता है, तो क्या है जो गैसीय कण होते हैं उन पर जो नमी के कण होते हैं वो आकर के चिपक जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, आपको कोहरा आपको दिखाई देता है। यानी ये एक प्रकार का क्या है, हमारा कोलाइडी तंत्र है। और गैस में द्रव यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था इसमें क्या हो गई, द्रव हो गई। प्रक्षेपण माध्यम क्या हो गया, गैस हो गया। यानी कि जो गैसीय कण होते हैं वो क्या होते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके भारी हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल धुंध सी छा जाती है। तो धुंध है, कोहरा है, वो क्या है, एक प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से उत्क्रमणीय कोलाइड हैं। बहुत अच्छा देखिए क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय कोलाइड और अनुत्क्रमणीय कोलाइड। हम लोगों ने दो प्रकार के देखिए कोलाइड पढ़े थे, यहाँ पर एग्जाम्पल आपसे देखिए पूछा गया है, उत्क्रमणीय कोलाइड कौन सा है और अनुत्क्रमणीय कोलाइड कौन सा है। तो ऐसे एक द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं और एक द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड का मतलब क्या हुआ, जो आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, यानी प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आएंगे, आसानी से क्या करेंगे, कोलाइडी विलयन बना लेंगे। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और दूसरे प्रकार के थे जो आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर, उन्हें हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, यानी वो कोलाइडी विलयन बनाने का विरोध करते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उत्क्रमणीय कोलाइड कैसा होगा, हमारा द्रव स्नेही होगा। ओके, यानी जो आसानी से क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन को बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड या उत्क्रमणीय कोलाइड कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल इसके देखिए क्या हो जाएंगे, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन। अगर ये क्या होते हैं तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या होगा, जिलेटिन होगा। यानी जिलेटिन है या गोंद है, अगर प्रक्षेपण माध्यम वाटर है उसके संपर्क में आते हैं तो आसानी से क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। आप लोगों ने लैब में भी बनाया था गोंद का कोलाइडी विलयन, सेम वैसे ही बनेगा। बाकी स्वर्ण कोलाइड आसानी से देखिए नहीं बनेगा। ये सब क्या होते हैं, फेरिक ऑक्साइड है, आर्सेनिक सल्फाइड है। ध्यान रखिएगा जितनी भी धातुएं हैं इनके सल्फाइड या ऑक्साइड के जो विलयन होते हैं वो हमेशा द्रव विरोधी होते हैं, अर्थात अनुत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं। तो ये तो क्या हो गया, द्रव स्नेही हो गया, और बाकी ये तीनों क्या हो गए, द्रव विरोधी कोलाइड हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा धनावेश, वो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको लिखना है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा धन आवेशित, ठीक है, धन आवेशित कोलाइड है। देखिए आपने कोलाइड कई प्रकार के दो पढ़े थे, ऋणावेशित, धनावेशित। आवेश के आधार पर दो प्रकार के थे, तो यहाँ पर एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित। तो जितने भी धातु के सल्फाइड होते हैं, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, तो जो या आयरन सल्फाइड, तो जो सल्फाइड होते हैं वो क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। सॉरी, जो सल्फाइड होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। और जो धातु के हाइड्रोक्साइड होते हैं, यानी जो धातु के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो कैसे होते हैं, हाइड्रोक्साइड ध्यान रखिएगा ये हमेशा कैसे होते हैं, ये धनावेशित होते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जो सल्फाइड होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसा है, एक धनावेशित सॉल है या धनावेशित कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलाइड को शुद्ध करने की विधि। आपको पता है कि कोलाइड को शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोलाइड को शुद्ध करने की विधि है वो कौन सी है। एक तो अपोहन, अपोहन विधि के द्वारा क्या करते हैं, कोलाइड को शुद्ध किया जाता है। ये भी देखिए बहुत सा आसान सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि अपोहन पेपर में बहुत पूछा जाता है। क्या होता है अपोहन का मतलब क्या हुआ, यानी अगर जिस कोलाइडी विलयन को हमें शुद्ध करना है तो एक पार्चमेंट का उसमें एक कैसे इस तरह के बैग ऐसे लिया जाता है, थैला एक ऐसे लिया जाता है, और इस बैग को क्या करते हैं, बहते हुए पानी में के टैंक में इस तरह से लटका दिया जाता है। और यहाँ से इसमें क्या होगा, वाटर यहाँ से ऐसे प्रवेश करेगा,
पानी में जो विलेय अशुद्धियाँ होंगी, यानी जल में जो विलेय जो अशुद्धियाँ होंगी वो क्या होंगी, इस पार्चमेंट के पेपर के अंदर पानी तो अंदर प्रवेश कर जाएगा, वो क्या होती हैं, पानी में घुल जाती हैं और पानी में घुल करके क्या होंगी, अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं। यानी जिस कोलाइडी विलयन को हमको शुद्ध करना होता है उस कोलाइडी विलयन को हम इस पार्चमेंट पेपर के अंदर लिया, जिसमें पानी की विद्युत धारा, पानी की धारा प्रवाहित करते हैं, जल में विसरित या जल में विलेय अशुद्धियाँ जल के साथ बह करके बाहर निकल जाती हैं। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। चूंकि विधि क्या होती है, बहुत ही मंद गति से होती है, तो इसलिए इसके स्थान पर आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, वैद्युत अपोहन का देखिए इस तरह प्रयोग करते हैं। यानी वैद्युत अपोहन का मतलब क्या हुआ, अगर इसमें आप 2 इलेक्ट्रोड इस तरह से देखिए लगा दें तो क्या बन जाएगा, वैद्युत अपोहन बन जाएगा। यानी इससे क्या होगा, अगर धनावेशित अशुद्धि है तो वो किधर जाएगी, निगेटिव पोल की तरफ जाएगी शीघ्रता से, और अगर निगेटिव है अगर अशुद्धि तो कहाँ चली जाएगी, धनावेशित वाले पोल की तरफ शीघ्रता की विसरित हो जाएगी। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, डायलिसिस में। डायलिसिस का प्रयोग जब अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो उसको हम वैद्युत अपोहन के द्वारा उसके ब्लड को शुद्ध किया जाता है, यानी किडनी की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। बहुत ही देखिए आसान सा क्वेश्चन है, प्राकृतिक कोलाइड आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिएगा, इनमें से ब्लड आपको पता है नेचुरली है, ब्लड हमारा बॉडी में प्राकृतिक है। सोडियम क्लोराइड, सी सॉल्ट, यानी आपको समुद्र में मिलता है नमक के रूप में सोडियम क्लोराइड। शर्करा भी आपको देखिए मिलती है गन्ना में, ठीक है ना। लेकिन सोडियम एसीटेट को क्या करते हैं हम लोग, प्रिपेयर करते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल कोलाइड है। यानी ये वाला जो है आर्टिफिशियल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब वायु प्रक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ सॉल क्या कहलाता है। देखिए भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर वर्गीकरण है, आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं कि अगर प्रक्षेपण माध्यम, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रक्षेपण माध्यम आप इसको पढ़िएगा, इसको आप प्रक्षेपण माध्यम पढ़िएगा। जब वायु प्रक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ सॉल, सॉल ऐसे लिखा जाएगा सॉल, तो बना हुआ सॉल क्या कहलाता है, तो बना हुआ सॉल क्या कहलाएगा हमारा, एरोसॉल। एरो मीन्स क्या होता है, एयर, देन राइट आंसर इज एरोसॉल। अगर प्रक्षेपण माध्यम एल्कोहल है तो उसे क्या बोलेंगे, एल्कोसॉल बोलेंगे। ओके, अगर यानी एल्कोहल होगा इसमें। अगर प्रक्षेपण माध्यम वाटर है, H2O है, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोसॉल। और अगर बेंजीन है तो क्या कहलाएगा, वेंजोसॉल कहलाएगा। तो ना राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनी गति का क्या कारण है। आपको पता है कि ब्राउनी गति क्या होती है, रॉबर्ट ब्राउन थे, एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले पराग कणों में जल के अंदर उनकी टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की गति को देखा और इसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, ब्राउनी गति। तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, सो इट इज नोन एज ए ब्राउनी मूवमेंट, क्योंकि इसकी खोज ब्राउनी ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। तो क्या होता है, देखिए ब्राउनी गति में जो प्रक्षेपण माध्यम है उसके अंदर जो परिचित प्रावस्था के कण हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से गति करते रहते हैं। इसका रीजन क्या है गति करने का, इसका कारण देखिए क्या होता है, जो प्रक्षेपण माध्यम के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइडी कणों से लगातार टकराते रहते हैं, यानी अनियमित रूप से टकराते रहते हैं। और प्रक्षेपण माध्यम के कणों का परिचित प्रावस्था के कणों पर अनियमित रूप से टकराने के कारण क्या होता है, उनमें टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की गति उत्पन्न हो जाती है, इसे हम कहते हैं ब्राउनी गति। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, द्रवावस्था के ताप पर निर्भर करता है, नहीं। कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण, नहीं। प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात या टक्कर, इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, याद कीजिएगा आप इसे। झाग अथवा फोम किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाग या फोम किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। देखिए कोलाइडी तंत्र हमारे 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार आप उनको लर्न कीजिएगा।
एग्ज़ाम में आपको 1 या 2 यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो देखिए, झाग कब बनता है, यानी अगर प्रक्षेपण माध्यम मेरा क्या हो, द्रव हो, ठीक है ना, और उसमें अगर कोई गैस बुलबुले अगर बन जाते हैं किसी के, तभी तो हम उसको बोलते हैं झाग। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रक्षेपण माध्यम द्रव है और उसमें क्या आ गए, गैसी पदार्थ आ गए, जिस कारण क्या बन जाते हैं, वहाँ पे झाग उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें एयर आके भर जाती है द्रव के अंदर, तो क्या बन जाती है, वो झाग या फोम बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द्रव में गैस। ओके, द्रव में गैस, गैस में द्रव एरोसॉल बनता है, द्रव में द्रव पायस बनता है, और गैस में ठोस, ठोस एरोसॉल बन जाता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा, द्रव में गैस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपक्षेप को वैद्युत अपघट्ट में मिलाकर कोलाइडी विलयन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी अपक्षेप को वैद्युत अपघट्ट में मिलाकर कोलाइडी विलयन में बदलने की विधि को क्या कहते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक होगी विलयन लिखने में, कोई बात नहीं। तो देखिए, आपको पता है, अपवहन तो नहीं होगा, ये शुद्धिकरण की विधि होती है। वैद्युत कण संचलन के द्वारा भी क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। स्कंदन देखिए इसकी प्रॉपर्टी है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, पेप्टीकरण। पेप्टीकरण में क्या होता है, यानी जिसका हमें कोलाइडी विलयन बनाना है, उसका क्या लेते हैं, ताज़ा बना उसका अपक्षेप में लेते हैं, और उस अपक्षेप में क्या करेंगे, उचित वैद्युत अपघट्ट मिलाएंगे। वैद्युत अपघट्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टीकारक बोलते हैं। इससे क्या होगा, जो अपक्षेप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोलाइडी कणों की अवस्था में आ जाता है। यानी इस तरह से पेप्टीकरण के द्वारा कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है उसके धनायन के। ओके, आपको पता है कौन सा नियम की हम बात कर रहे होंगे, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हार्डी सुलजे नियम की देखिए बात हो रही है, हार्डी एंड सुलजे रूल। तो हार्डी सुलजे ने देखिए क्या बताया था, यानी किसी भी कोलाइडी विलयन में मिलाए जाने वाले, किसी कोलाइडी विलयन में मिलाए जाने वाले वैद्युत अपघट्ट में उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यानी आपको पता है कि स्कंदन कब होता है, यानी अगर कोलाइडी विलयन में हम क्या करें, सूक्ष्म मात्रा में कोई वैद्युत अपघट्ट मिला दें, तो क्या होता है, उसका स्कंदन हो जाता है। स्कंदन का मतलब क्या हुआ, यानी कोलाइडी कणों पर क्या होता है कि निश्चित प्रकार का आवेश होता है, यानी अगर वो आवेश बिल्कुल नष्ट हो जाए, यानी अनावेशित हो जाए, तो वो क्या होगा, अपक्षेपित होकर के नीचे बैठ जाते हैं। यानी कोलाइडी कणों का मतलब क्या है, स्कंदन का मतलब क्या हुआ, यानी कोलाइडी कण के छोटे छोटे कणों का अपक्षेपित होकर बड़े कणों के रूप में नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। यानी एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है यहाँ पर, तो इसको हम स्कंदन कहते हैं। तो स्कंदन के लिए हार्डी सुलजे ने क्या बताया, यानी अगर आपका धनावेशित कोलाइड है तो उसमें वैद्युत अपघट्ट आप कैसा मिलाएंगे, ऋणावेशित मिलाएंगे। लेकिन क्या है शर्त, कि उस पर ऋणावेश की आयन की संख्या जो है वो अधिकतम होनी चाहिए। संख्या जितनी अधिक होगी उसका स्कंदन उतना ही अधिक होगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है उसके धनायन के, यानी अगर कोई ऋणावेशित है कोलाइडी विलयन, तो उस पर क्या मिलाएंगे, धनावेशित वाला हम लोग मिलाएंगे वैद्युत अपघट्ट। तो इस पर संयोजकता और आवेश जितना अधिक होगा, उसकी जो स्कंदन क्षमता है वो उतनी ही अधिक होगी। तो सही आंसर क्या होगा, संयोजकता और आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूध क्या है, दूध एक प्रकार का देखिए कोलाइडी विलयन है, शायद आपको पता होगा। लेकिन किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, देखिए 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। तो दूध किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, ये आपका 2005, 2011 2 बार पूछा गया है। तो दूध जो होता है वो एक प्रकार का पायस है, आप पढ़ चुके हैं पीछे, झाग तो नहीं होगा, गैस में द्रव होता है झाग, ठीक है ना। ये एक प्रकार का क्या है, पायस है, या इसको हम बोलते हैं इमल्सन, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन भी आता है एक टर्म, पायसीकरण किसे कहते हैं ये भी आता है लिखने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, दूध में जो प्रक्षिप्त परावस्था है और प्रक्षेपण माध्यम है वो दोनों क्या हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। इसलिए दूध, मक्खन, ये सब क्या है, हमारा पायस का एग्जाम्पल है। पायसीकरण का भी मतलब यही होता है कि प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम को मिलाकर पायस बनाने की प्रक्रिया को
पाइसीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपसे थ्योरी में भी तो पूछा जाता है, स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर क्या है? एक साइंटिस्ट थे जिगमांडी, उन्होंने इस टर्म का यूज किया था। उन्होंने क्या बताया था, यानी कि किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? रच्छी कोलाइड की या द्रव्य स्नेही कोलाइड की। क्योंकि आपको पता है द्रव्य स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? बहुत अधिक स्थायी होते हैं। द्रव्य विरोधी कोलाइड बहुत कम स्थायी होते हैं। तो किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो गोल्ड साल के 10 ml को 10% NaCl के 1 ml द्वारा होने वाले स्कंदन से रक्षा करती है या स्कंदन को रोकती है। तो स्वर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ? जो हमारा द्रव्य विरोधी कोलाइड होता है उसमें हम क्या मिला दें? कोई द्रव्य स्नेही कोलाइड मिलाते हैं, जिससे क्या होता है? उसका स्कंदन रुक जाता है या कम हो जाता है। ठीक है ना? तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण संख्या बोलते हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन आप उसको याद कीजिएगा। तो गोल्ड नंबर जो है वो किससे हमारा संबंधित हो गया? इसका मतलब द्रव्य स्नेही कोलाइड की प्रॉपर्टी हो गई। तो स्वर्ण संख्या किसकी प्रॉपर्टी हो गई? द्रव्य स्नेही की प्रॉपर्टी हो गई। स्वर्ण संख्या का मान जितना अधिक, उसकी रक्षण क्षमता या रक्षी क्षमता उतनी ही कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का स्कंदन करने के लिए प्रभावी वैद्युत अपघट्य है। अभी आपको जस्ट मैंने पीछे बताया था कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये कैसा सॉल्ट है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है। आपको पता होना चाहिए कि धातुओं के सल्फाइड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। धातुओं के हाइड्रोक्साइड जितने भी हैं, एसन का हो गया, आयरन का हो गया, ठीक है, वो सब कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का स्कंदन करने के लिए आपको पता है हार्डी-सोल्जे के अकॉर्डिंग, यानी इसके विपरीत आवेश वाला आपको वैद्युत अपघट्य चाहिए, और उस पर भी क्या होना चाहिए? ऋणावेश की जो संख्या है वो अधिकतम होनी चाहिए। इन ऋणावेश की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। तो आप देखिएगा, अगर KBr है, यहाँ पर K2SO4 है, यहाँ पे K2CrO4 है, यहाँ पे K4FeCN का होल 6 है। अगर आप 1 by 1 करके अगर आप इनका आयोनाइजेशन करें तो इस पर दो क्या आएगा? K पॉजिटिव आएगा और Br1 नेगेटिव आया। K2SO4 का आयोनाइजेशन कीजिएगा तो क्या देगा? 2K पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव देगा। इसी तरह से K2CrO4 क्या देगा? 1 पॉजिटिव देगा और इस पर क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए Br पे कितना नेगेटिव आया? 1 नेगेटिव आया। यहाँ पर SO4 पे 2 नेगेटिव आया, CrO4 पर 2 नेगेटिव आया, और यहाँ पर जो K4FeCN का होल 6 है इस पर देखिए कितना नेगेटिव आएगा। इसको आपका आयोनाइजेशन आपको आना चाहिए। मैं करके आपको दिखाता हूँ इसका आयोनाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसका आयोनाइजेशन देखिए कैसे होगा। इसका अगर आप आयोनाइजेशन देखिए करेंगे तो ये क्या देगा? 4K प्लस प्लस बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, FeCN का होल 6, और ऊपर कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए जब 4 पॉजिटिव आया तो इस पर कितना आ गया? 4 नेगेटिव आ गया। इसका मतलब देखिए क्या दिया इसने? K4FeCN का होल 6, इसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी हम लोग कहते हैं। 4K पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6, 4 नेगेटिव, तो इसमें 4 देखिए नेगेटिव आया, इसमें 2 नेगेटिव आया, इसमें 2 नेगेटिव, इसमें 1 नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? K4FeCN का होल 6 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सबसे अधिक ऋणावेश दे रहा कितने? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ABCD कोलाइड की स्वर्ण संख्या क्रमशः 0.001, 0.15, 20 तथा 25 है। सबसे प्रभावी रच्छी कोलाइड है। ABCD आपको 4 दे रखे हैं कोलाइड, इनकी गोल्ड नंबर आपको दे रखी है, और आपको पूछ रहा है कि इनमें सबसे अधिक प्रभावशाली रच्छी कोलाइड कौन सा है, यानी जो द्रव्य विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा करे। ठीक है ना? तो आपको पता है कि जो स्कंदन क्षमता जो होती है वो स्वर्ण संख्या के क्या होती है? ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो स्कंदन क्षमता जो होती है वो क्या होती है? स्वर्ण संख्या के रेसिप्रोकल में होती है, यानी इसके क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है ना? किसके? गोल्ड नंबर के। यानी स्कंदन क्षमता जो होती है वो क्या होती है?
स्वर्ण संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात स्वर्ण संख्या का मान जितना कम उसकी रक्षण क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर देखिएगा ए की जो है रक्षण क्षमता स्वर्ण संख्या का मान 0.001 है, सबसे कम है। इसका मतलब क्या हुआ, गोल्ड नंबर इसका सबसे कम है, इसलिए क्या होगा, सबसे अच्छा रच्छी कोलाइड होगा। यानी अगर आप अगर आप जिलेटिन की थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे द्रवरोधी कोलाइड में तो उसका स्कंदन नहीं होगा। तो सबसे प्रभावशाली रच्छी कोलाइड यहाँ पर कौन सा होगा, नंबर 1 वाला होगा, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। और इसका नाम भी आपको शायद पता होगा, 0.001 गोल्ड नंबर किसकी होती है, जिलेटिन की होती है। 25 स्टार्च की होती है। तो जिलेटिन क्या है, हमारा बहुत ही अच्छा रच्छी कोलाइड है, सबसे अधिक इसकी होती है रक्षण क्षमता। देखिए अभी इस सीरीज में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी देखिए बचे हुए हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, ये सब यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा आपका जल्दी इसका फिर एक टेस्ट भी होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके।